हेलो स्टूडेंट। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मूव कर रहे हैं और कोलिजन वगैरह एटम के साथ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहे हैं, इम्प्योरिटी के साथ कर रहे हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें। ठीक है। अगर लेंथ हम बढ़ा दें, ठीक है ना, कोई वायर उसकी लेंथ हम बढ़ा दें अगर, तो हमको समझ में आ रहा है कि और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। और अगर हम एरिया बढ़ा दें, ठीक है ना, एरिया बढ़ा दें, लेंथ के बजाय एरिया बढ़ाएं, तो वहां पर इजी टू फ्लो होगा, चार्ज कैरियर इजी टू फ्लो हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट करके भी हमें पता चला कि लेंथ अगर हम डबल कर दें, ठीक है ना, लेंथ डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है। मान लेते हैं कि कोई वायर है ये जैसे, ठीक है, और एक वायर लिया हमने एल लेंथ का, तो इनका रेजिस्टेंस मान लो आर आ रहा है। ठीक है। अगर इसी डायमेंशन, इसी एरिया का, सेम एरिया का हमने डबल लेंथ का कंडक्टर ले लिया, तो इनका रेजिस्टेंस डबल आ गया। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। जैसे सेम वोल्ट की बैटरी लगाया हमने और करंट हाफ हो गया, इसमें करंट आई आया तो इसमें I/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस डबल हो गया। ठीक है। डिफिकल्टी यहां पर डबल हो गया, रेजिस्टेंस डबल हो गया। ठीक। फिर से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने, तो ये देखा कि सेम लेंथ का वायर अगर हम लें, एक कंडक्टर लें एल लेंथ का, इसका रेजिस्टेंस अगर आर आ रहा है, इसमें करंट आई है, ठीक है, तो एरिया डबल कर दें हम, ठीक है ना, रेडियस डबल नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, एरिया डबल कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एरिया डबल कर दें, तो एरिया डबल करने पर यह देखा गया कि यहां पर करंट डबल हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस हाफ हो गया। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला, ठीक है ना, कि लेंथ डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है, लेंथ, ये एरिया डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर वही लिखा जा रहा है, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस बिकम डबल इफ वी डबल लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम more difficult to travel, and on doubling area resistance become half, because electron, for electron it become easier to travel। ठीक है ना, एरिया डबल कर रहे हैं तो इजी से इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, और लेंथ डबल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्टी आ रही है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है। रेजिस्टेंस कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड कर रहा है, कि कॉपर यूज कर रहे हैं, कि एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, कि आयरन यूज कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस हमको समझ में आ रहा है तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हमने मटेरियल चूज किया। ठीक है। तो एबव एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हमने लिख लिया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है। दूसरा हमने ये समझा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है ना, ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। तो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी समझ में आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन जब हम करेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे हम, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों को जैसे ही हमने कंबाइन किया तो हमें मिल गया अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे तो यहां पर एक सिंबल लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ यूं लिखा जाता है, इसको रो पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन ये है, फिर ये पी बनाएंगे और यूं कर देंगे। ठीक है ना, पी बनाते हुए, ठीक है, यूं लेकर चले जाएंगे। ठीक है। तो ये, इसको बोलते हैं, सिंबल को बोलते हैं रो। ठीक है ना, ये रो है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा लेंथ तो नहीं रहेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इसको बोलेंगे रो। इसको रजिस्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसको रजिस्टिविटी बोल रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको रजिस्टिविटी बोल रहे हैं रो, और क्वांटिटी जो मिल रही है, और इसको रीड कैसे करेंगे रो। ठीक है ना,
ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ग्रीक वर्ड है। और रजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, रजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। रजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कि एरिया कितना है, लेंथ कितना है। रजिस्टिविटी फॉर अ गिवन कॉपर, ठीक है ना, प्योर कॉपर मान लो है तो रजिस्टिविटी फिक्स हो गया, ठीक है ना। फॉर अ गिवन कंपोजिशन ऑफ मटेरियल रजिस्टिविटी फिक्स हो गया, तो यहां लिख रहे हैं हम रजिस्टिविटी डज नॉट, डू नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे, हम अभी लिखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है फॉर अ गिवन मटेरियल। जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रहेगा, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां लिख रहे हैं रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। तो अगर हम ध्यान से देखें इसी फॉर्मूले को, केयरफुल होकर देखना इस फॉर्मूले को, यहां अगर हम लेंथ 1 मीटर रख लें, एरिया भी 1 यूनिट रख लें 1, तो रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ये बोल सकते हैं हम। तो यहां वही लिख रहे हैं रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या रहेगी अगर हम बात करें, इनकी यूनिट क्या रहेगी, रो की यूनिट क्या रहेगा यहां पर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, इनका यूनिट क्या है, मीटर, इनका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये है ओम, ये है मीटर, ये है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बच गए यहां पर 1 मीटर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो आ जाएगा रो इंटू मीटर, ठीक है ना, रो मीटर आ जाएगा। तो इनकी यूनिट क्या रहेगी, रो। ध्यान देखना ये सिंबल जो है कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, खैर रेजिस्टेंस का तो सिंबल पहले लिख चुके थे हम, ठीक है। और रो इज इक्वल टू यही वही ये लिख रहे हैं, आर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो मिल जाएगा हमें ओम मीटर मिल जाएगा। तो इसकी यूनिट भी याद रखना आप, ठीक है ना। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि प्रूफ या डिराइव यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मूला लिख के प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आर इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया भी लिखकर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला मिला हमें ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी, नीट या जेई देंगे हम वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड के लिए तो रहेगा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं हम रजिस्टिविटी मेटल के लिए लो रहेगा, ठीक है ना, कंडक्टर वगैरह के लिए लो रहेगा। तो मेटल के लिए वेरी लो रहेगा, 10⁻⁸ ऑर्डर का है। ऐसा जरूरी नहीं कि 10⁻⁸ ही रहेगा, किसी का हो सकता है 10⁻⁷ भी, किसी का हो सकता है 10⁻⁹ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक रेंज बताई जा रही है, ऑर्डर बताया जा रहा है कि 10⁻⁸ ऑर्डर का रहेगा। हो सकता है 1 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁸ रहे, ठीक है ना, 1.3 इंटू 10⁻⁸ रहे, ठीक है ना, 5 इंटू 10⁻⁸ रहे, 7 इंटू 10⁻⁸ रहे। तो 10⁻⁸ ऑर्डर के हैं ये, ठीक है। एलॉय की अगर बात करेंगे तो एलॉय की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, ये बड़े नंबर हैं, ये छोटा नंबर था। और एलॉय की रेजिस्टिविटी थोड़ी बड़ी है, 10⁻�6, ठीक है ना, 10⁻�6 बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 10⁻⁸, ठीक है। और इंसुलेटर की अगर बात करेंगे तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, 10⁻13 से लेकर 10⁻17 ऑर्डर की रहेगी। ये याद रख लें तो बहुत अच्छा है, वैसे तो बोर्ड में आपके नहीं पूछा जाएगा इतना, ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी रेजिस्टिविटी किसकी है, मैच द कॉलम वगैरह कुछ करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। कि मेटल एलॉय इंसुलेटर, और इधर लिख दिया उन्होंने 10⁻�6, 10⁻⁸, 10 ठीक है ना, कुछ 14 वगैरह लिख दिया, मैच द कॉलम करना है आपको। तो उस पे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो 12th में आपको याद करना पड़ेगा, अभी तो आप बिना याद के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर प्योर मेटल एंड एलॉय। प्योर मेटल के लिए भी और एलॉय के लिए, ठीक है, किसी भी मटेरियल का देखेंगे वैसे
प्योर मेटल एलॉय, सॉरी, प्योर और मेटल और एलॉय में ही देखेंगे हम। ठीक है, तो इनका रेजिस्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, यहां लिख रहे हैं रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब समस्या ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कोलिजन वगैरह करने लगते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना, इनसाइड कंडक्टर और एलॉय। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अलग प्रॉब्लम है। यहां टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाता है। क्यों, अब बात आई। तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है ना, एलॉय वगैरह में, ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहते हैं। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वहां पर कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे नए इलेक्ट्रॉन या नए चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं। उनके कारण इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है ना। मेटल में ऐसा नहीं होता। मेटल और एलॉय में क्या है कि टेम्परेचर कुछ भी कर दें हम, फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज नहीं होंगे। मेटल और एलॉय में फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज नहीं होंगे, पहले से वो फ्री हैं, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इट इज डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वहां पर अलग समस्या है, यहां पर अलग समस्या है। यहां पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जा रहे हैं, दैट्स वाई रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस गेट डिक्रीज्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फॉर एलॉय एंड मेटल increases with increase in temperature, and in case of semiconductor and ये semiconductor and insulator, with increase in temperature resistivity and resistance get decreased। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ ये दिए गए हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, कुछ कंडक्टर और एलॉय के रेजिस्टिविटी की वैल्यू ध्यान से देखना। यहाँ पर 10⁻⁸ ऑर्डर के हैं लगभग करके सारे जो कंडक्टर हैं, ठीक है ना। कुछ के बड़े भी नंबर हैं, जैसे ये 94 इंटू मरकरी के लिए 94 × 10⁻⁸ है। सिल्वर जो है सबसे अच्छा है, ठीक है ना, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है उनसे, ठीक है ना। कम कंडक्टिविटी कॉपर की है, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। कॉपर से अगर हम बात करें ज्यादा कंडक्टिविटी, ये ज्यादा रेजिस्टिविटी गोल्ड की रहती है, इसमें गोल्ड नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, गोल्ड की रहती है, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, फिर टंगस्टन वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। गोल्ड भी है, लेकिन गोल्ड ये कॉपर के बाद आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाते समय हम गोल्ड का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि गोल्ड का डक्टिलिटी बहुत हाई है, तो फाइन से फाइन वायर बना सकते हैं हम गोल्ड की मदद से, ठीक है ना। लेकिन कॉपर और सिल्वर का उतना फाइन वायर बना ही नहीं सकते, इसलिए हम गोल्ड यूज कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो आईसी वगैरह रहता है, ठीक है, ये उसमें बहुत पतले पतले वायर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, बहुत ही फाइन वायर की जरूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह सर्किट कहीं कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। तो वहां पर हमें गोल्ड की जरूरत पड़ती है इस वजह से। और एलॉय का देख रहे हैं 10⁻⁶ ऑर्डर का दिख रहा है हमें, 10⁻⁶, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म मैंगनीज, ये मैग्निन, कांस्टेंट टर्म और नाइक्रोम वगैरह की जो ज्यादा रेजिस्टिविटी है, ठीक है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कुछ ज्यादा ही है, 10⁻12 यहाँ है, 10⁻14 है, 10⁻10 कुछ भी है, ये काफी बड़े नंबर हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नंबर याद नहीं रखना एग्जैक्टली सारे का, ये केवल पावर याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा है, बाकी तो ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी के लिए कुछ पॉइंट्स है मटेरियल प्रॉपर्टी पर, वो हमें देखना है। तो
रेजिस्टिविटी बेसिकली अगर हम बात करें एलॉय की, जो मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उनसे हायर रहेगी। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई मेटल लिया हमने, प्योर मेटल, और उससे कोई एलॉय बनाया, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो मेटल से हायर रहेगी। ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं वही हम, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर, जनरली हायर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। वैसे हायर ही रहता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ के लिए हायर ही रहेगा। ठीक है। और हम एलॉय बना क्यों रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें जरूरत है ऐसे मटेरियल की जो बर्न ना करें, हायर टेम्परेचर पर बर्न ना करें। जैसे हम प्योर मेटल यूज करेंगे तो प्योर मेटल हायर टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बर्न कर जाएंगे। ठीक है ना। बर्निंग रोकने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एलॉय बनाते हैं। ठीक है। मेटल का रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। हमें चाहिए छोटे से ही एलिमेंट में ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसके लिए हमें रेजिस्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हम एलॉय यूज करते हैं। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मीन बर्न नहीं होंगे ये रेडली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे ये एलॉय बहुत जल्दी बर्न नहीं होंगे, इसलिए हम इनका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं बहुत जल्दी। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक आयरन टोस्टर। ठीक है ना, तो जहां पर हीटिंग एलिमेंट की जरूरत होती है वहां पर हम एलॉय यूज कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली नाइक्रोम का एलॉय यूज किया जाता है। नेक्स्ट में वही लिख रहे हैं हम, द एलॉय नाइक्रोम डज नॉट undergo oxidation or burn easily even at high temperature when it is red hot। मेटल रेड हॉट हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज होने लगता है। ठीक है ना, लेकिन एलॉय जो है ये नाइक्रोम, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। हीटर, जलता हुआ हीटर देखा होगा आपने। ठीक है ना, जब हीटर ऑन रहता है तो उसके जो कॉइल्स हैं, नाइक्रोम कॉइल्स हैं, बिल्कुल रेड हॉट रहते हैं, लेकिन वो बर्निंग नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं। नाइक्रोम एलॉय is used for making heating elements such as electrical appliances such as इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल केटल, इन सब में, चाहे वो ये आयरन हो, टोस्टर हो, या फिर ये हीटर है, ठीक है ना, ये हेयर ड्रायर, केटल है, और गीजर है, इन सभी में नाइक्रोम कॉइल यूज किया गया है, नाइक्रोम का कॉइल यूज किया गया है हीटिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है ना। नाइक्रोम सुटेबल है क्यों, मेटल यूज नहीं कर रहे, क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए नाइक्रोम यूज कर रहे हैं हम। नाइक्रोम कॉइल कुछ ऐसे दिखती है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, जैसे ये हीटर का ही शायद पार्ट है, रूम हीटर का ही इतना पार्ट कट करके हमने फोटो बना लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, वो देखेंगे हम। तो पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 volt source if the resistance of bulb filament is 100, ये 1200, 1200 है। तो करंट कितना रहेगा, तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है ना, वोल्टेज 220 दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 120, 1200, ये मिल गया एम्पियर में। इसको कटवर्ट करेंगे तो आ जाएगा 11/60 एम्पियर। चाहे तो आप डेसिमल में लिख सकते हैं, या 11/60 भी करेक्ट है इतना, लेकिन इतने ही नहीं लिख देना, एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना है कि वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 ओम, फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी बाई आर करके पूरा कहानी लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है हमें, इसी का बी पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 volt सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम।
तो 100 ओम है तो करंट कितना रहेगा इसमें? तो फिर से V बाई आर लगाएंगे हम। V है 220 डिवाइडेड बाई, अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस तो 100 ओम है, तो यहाँ पर मिल गया 220 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। यहाँ करंट ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ करंट ज्यादा है, और पहले में करंट कितना मिला था, बल्ब में करंट कितना मिला था, कम। तो बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है और इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, इनका रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं ना? बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, उसमें करंट कम है, ठीक है, पावर कम रहेगा। लेकिन नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कम है, जिसके कारण पावर ज्यादा हो गई, करंट ज्यादा हो गया। पावर तो अभी नहीं समझ रहे हम, पावर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 volt when it is when it draws a current 4 ampere from the source. What current will the heater draw from a potential difference increase to 120? 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर करंट है, 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर करंट है, पूछ रहे हैं 120 वोल्ट पर कितना एम्पियर करंट होगा। तो कॉइल तो सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले के लिए अगर हम देखें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई I1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ही V2 डिवाइडेड बाई I2 भी होगा, ठीक है ना। तो चाहे तो आप V1 बाई I1 से रेजिस्टेंस निकालें और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लें, काम बन जाएगा हमारा। अदरवाइज आप V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2 से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो V1 दिया गया 60 वोल्ट, करंट दिया गया 4 एम्पियर, V2 दिया गया हमें 120, करंट दिया गया है I, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर मिल गया हमें आंसर। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of wire is 0.3 mm, what will be resistivity of metal at that temperature? अच्छा, रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया। रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, नहीं, हाँ रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, और रेजिस्टिविटी निकालना है हमें। लेंथ भी दे रखा है इन्होंने 1 मीटर, ठीक है। और एरिया जो है, ये जो वायर है, वायर सिलेंडर होते हैं, अगर जूम करके देखें हम वायर को, सिलेंडर होते हैं, उनका डायमीटर दिया गया है। तो एरिया की वैल्यू होती है, हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू पाई डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई आर स्क्वायर होता है, या फिर पाई डायमीटर स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट। तो अगर हम लिखें रो, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर एरिया बाई लेंथ। रो का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। तो आर कितना है, 26 लिख लिया हमने, 26। एरिया कितना है, पाई डायमीटर स्क्वायर, डायमीटर कितना है, तो ध्यान से, ठीक है ना, पहले लिख लेंगे हम, डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 mm इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है ना। 0.3 × 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। तो 3 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं हम डायमीटर में। तो डायमीटर के स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई लेंथ,
ये 4 भी लिखेंगे डिवाइडेड बाई में, क्योंकि एरिया में बाई 4 है, तो डिवाइडेड बाई 4, और लेंथ 1 मीटर है, लिख दिए। अच्छा, अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, काम बन गया हमारा। तो पाई की वैल्यू रख रहे हैं हम 22/7, तो 26 × 22/7 × 4 × 9 × 10⁻⁸ अब इसको कट कर रहे हैं हम, तो 4 से ये कट होगा 11 और 13 बन गया ये। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 × 11 × 13 जो है, ये मिल जाएगा हमें 9 × 11 × 13, 1287, 1287, 1287। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाई 7 भी था, तो डिवाइडेड बाई 7 ये आ जाएगा 83.8। ठीक है ना, 183.8 इंटू 10⁻⁻8। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिख सकते हैं हम 1.8। तो ये वैल्यू जो है मिल गई हमें, और इसको अगर हम टेबल में देखें, ठीक है ना, तो हमें प्रिडिक्ट करना था मटेरियल कौन सा है, तो टेबल शायद लास्ट में लगाया गया है ये। तो हमारा आंसर मिला था कितना, 183 पॉइंट कुछ मिला था, 8 वगैरह करीब कुछ मिला था, 83 वगैरह कुछ मिला था, इंटू 10⁻⁻8। तो -8 को ध्यान से देखना, ये डेसिमल प्लेस को यहां अगर शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और यहाँ पर 83 वगैरह भी रहेंगे, और इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो यही मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, और ये अगर हम बात करें किसके लिए है, तो मैग्नीन के लिए है ये, मैग्नीज सॉरी, मैग्नीज के लिए, कंडक्टर मैग्नीज में ये आएगा। ठीक है ना, अगर ये आया क्वेश्चन एग्जाम में तो ये टेबल आपको दिया जाएगा, ये नहीं कि आप टेबल याद करने बैठ गए। ठीक है ना, टेबल नहीं याद करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो हमें ये आंसर मिल गया है। ठीक है, तो इसको अगर 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 1.842 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो 3 का 4 हो जाएगा और -6 आ जाएगा, इतना ओम पर मीटर। ठीक है ना, यूनिट ओम पर मीटर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही एग्जांपल, अ वायर ऑफ गिवन material having length L and area of cross section A has resistance 4 ohm। अच्छा, what would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area 2A। लेंथ हाफ है, एरिया डबल है। ठीक है ना, तो R1 क्या है, R1 है रो L बाई एरिया, R2 क्या है, रो L बाई 2 डिवाइडेड बाई 2A। तो अगर ध्यान से देखो तो R2 जब लिखेंगे आप, तो रो एल बाई एरिया तो आएगा, और नीचे 4 का टर्म आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये वैल्यू क्या है, R1 ही तो है, तो R2 क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई 4, और R1 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में 4 ओम, यहां रख देंगे हम 4 ओम, तो आ जाएगा कितना, 1 ओम। समझ गए।
अच्छा, यही क्वेश्चन हो ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है ना, वायर को सॉरी फोल्ड कर दिया, एक वायर है उसको हमने फोल्ड कर दिया, जैसे वायर को फोल्ड करेंगे हम तो लेंथ बिकम हाफ, एरिया बिकम डबल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, आफ्टर फोल्डिंग द वायर फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तब भी यही आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना, फोल्ड का क्वेश्चन आएगा तो लेंथ हाफ कर देंगे, एरिया डबल कर देंगे हम। इसमें क्या क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ट्वेल्थ वगैरह में भी देखने को मिलेंगे हमें, तो थोड़ा बहुत अभी से आइडिया ले रहे हैं हम। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी व्हेन अ कॉपर ब्लॉक इज कनेक्टेड थ्रू एज सोन इन द फिगर। और कॉपर का रजिस्टिविटी दिया गया है, मान लो 1 ओम पर मीटर, वैसे 1 ओम पर मीटर होता नहीं है लेकिन इन्होंने दिया है, ठीक है ना, तो हमें यही यूज करना होगा। अब ध्यान से देखना, ये अगर पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तो इसमें लेंथ कितना है, वायर केवल यहां तक है, ध्यान देखना, कॉपर वायर जो है ये ब्लॉक जो है, क्यूबॉइड ब्लॉक है ये एक, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ है 1 मीटर, करंट इसमें 1 मीटर ट्रेवल करके पहुंच रहा है, इसके थ्रू 1 मीटर जा रहा है करंट। अच्छा, इसमें अगर हमसे पूछा जाए, इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ वायर कितना है, तो वायर करंट जहां पर इन हुआ और आउट हुआ, करंट जहां से इन हुआ और जहां से आउट हो रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस, करंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया करंट ने, वो देखना है हमें। तो करंट इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर, और इसमें कितना है 1 मीटर। इनका रेजिस्टेंस लिखते हैं पहले हम, तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई एरिया, R1 है ये, तो रो कितना है 1 दिया गया था क्वेश्चन में, वही लिख लेंगे हम। लेंथ कितना है 1 मीटर, वो लिख लिया हमने। एरिया कितना है, एरिया किस एरिया में करंट जा रहा है, ये है एरिया। एक स्क्वायर जो है 0.25 मल्टीप्लाई का बन रहा है, तो 0.25 इंटू 0.25, ठीक है ना। तो 0.25 वैसे 1/4 होता है, 1/4 1/4 नीचे लिखेंगे, मतलब 1/4 1/4 1/16 बना देंगे, और 16 ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा हमें 16 ओम। यहां पर वोल्टेज कितना लगाया हमने, 12 वोल्ट, ये 16 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा I1, तो हम बोलेंगे V डिवाइडेड बाई R1, 16 वोल्ट डिवाइडेड बाई 16 ओम, 1 एम्पियर करंट आ गया पहले में। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम, ध्यान से बताओ, इसमें एरिया क्या लेंगे हम, एरिया ये लेंगे, ध्यान देखना, ठीक है ना, एरिया ये लेंगे हम, ठीक है। यहां पर कोई ब्लॉक नहीं है, हम्म, 1 मिनट, एक ब्लॉक लाता हूं तो दिखाते हैं आपको। कोई बहुत अच्छा क्यूबॉइड तो नहीं मिला हमें, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, एक कंडक्टर है लेट्स, ठीक है ना, और करंट जो है यहां एंटर हो रहा है करंट, और यहां से लीव कर रहा है करंट, यहां से लीव कर रहा है, ठीक है ना, इधर जा रहा है करंट, और यहां से एंटर हो रहा है, और इधर से लीव कर रहा है करंट। तो एरिया ये रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये एरिया रहेगा, और लेंथ क्या रहेगा, ये लेंथ रहेगा, ठीक है। मान लो यही ऐसे रख दिया हमने, ठीक है ना, यूं रख दिया, तो करंट यहां पर मान लो एंटर हो रहा है, यहां एंटर हो रहा है, यहां से लीव कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ये करंट एंटर हुआ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और लेंथ क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगा, समझ रहे हैं ना, ये लेंथ होगा।
और ठीक, और मान लो यूं रखा गया ये बॉक्स, ठीक है, यूं रखा गया, लेट्स, यहां से करंट एंटर हुआ और यहां से गया, तो एरिया ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये पोर्शन जो है एरिया हो जाएगा, यहां से करंट एंटर हो रहा है, ये एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन, इस एरिया में जाएगा करंट, और ये लेंथ हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, समझ रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, एरिया ये रहेगा एरिया, ठीक है ना, इसी एरिया में जा रहा है करंट। अच्छा, पूरा उसी एरिया में करंट बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे। तो यहां पर लिखेंगे अगर रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू, लिखेंगे रो एल बाई एरिया, रो कितना है 1, लेंथ कितना है इसमें, लेंथ है 0.25, ध्यान से, एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1 इंटू 0.25, तो यहां रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम, और करंट कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाई R2, वोल्टेज है 16, करंट ये रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, कितना आ जाएगा 16 एम्पियर, समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं हम। A wire of resistance 4 is redraw redrawn by pulling it doubled। एक कोई वायर है, मान लो ये है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल वायर है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सिलेंडर है, मान लो ये एक सिलेंडर ऐसे दिखेगा, तो हमको रेक्टेंगल जैसा दिखता है, इसको हमने स्ट्रेच किया तो लेंथ इसका डबल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, लेंथ जब डबल हो जाएगा, यहाँ लेंथ L है, यहाँ लेंथ कितना हो गया 2L, यहाँ एरिया A है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया A/2 हो जाएगा, क्यों A/2 हो जाएगा, हमें पता है वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो न्यू लेंथ इंटू ए डैश, जो ए डैश न्यू एरिया है, तो ध्यान से देखना ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, A/2 ही तो रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, दैट्स वाई एरिया बिकम हाफ। अच्छा, तो यहां रेजिस्टेंस कितना है, रो एल बाई एरिया है, ये R0 है इनिशियल रेजिस्टेंस, अब कितना हो जाएगा, तो रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई A/2, आर डैश हो गया ये, तो आर डैश की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 4 रो एल बाई एरिया, ये दिख रहा है हमें आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू कितना दिख गया हमें, 4 टाइम्स आर, रो एल बाई एरिया क्या है, आर ही तो है, और इनिशियल आर वॉज 4 ओम, क्वेश्चन में दिया था, तो रेजिस्टेंस न्यू कितना हो गया आफ्टर डबलिंग द लेंथ, 4 इंटू 4 16 ओम। अब ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन और हमसे बोला गया कि इफ लेंथ बिकम एन टाइम्स स्मॉल एन टाइम्स, ठीक है ना, लेंथ बिकम स्मॉल एन टाइम्स, पहले एल था अब हो गया एन टाइम्स एल, तो एरिया पहले ए था अब कितना हो जाएगा, तो पहले ए था अब हो जाएगा A/N, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया रिमेन अनचेंज, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया इज वॉल्यूम, तो न्यू रेजिस्टेंस जो रहेगा दैट विल बी रो एन एल बाई A/N, तो एन स्क्वायर रो एल बाई एरिया हो जाएगा, तो ध्यान से अगर देखें आप केयरफुल होकर, तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर R0 हो गया, दिख रहा है, ये वैसे रिजल्ट हम रिकमेंड तो नहीं करेंगे कि रटना है आपको, ठीक है ना, ये डिराइव कर सकते हैं आप इजिली, वैसे 12th में आप याद हो जाता है,
ठीक है ना, जब 12th में आएंगे तो फिर से यही रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ टू कंडक्टर x and y of circular cross section have radius 1:2 and length 1:3, resistivity 3:1, then find the ratio of resistance। तो बताया गया है लेंथ 1 बाई लेंथ 2 1/2 है, सॉरी 1/3 है, और रेडियस 1 रेडियस 2, हम आर ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा अजीब रहता है हमारा आर, चलिए 1/2 है, और रजिस्टिविटी ρ1/ρ2 कितना है, 3/1, और हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो लिख रहे हैं हम R1 डिवाइडेड बाई R2। R1 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा ρ1 लेंथ 1 डिवाइडेड बाई A1, ρ2 लेंथ 2 डिवाइडेड बाई A2। तो यहां ध्यान देखना, तो आ जाएगा ρ1/ρ2 L1/L2, और केयरफुल होकर देखना, एरिया 1 नीचे रहेगा और एरिया 2 ऊपर रहेगा। दिखा यहां तक? अच्छा, तो ये वैल्यू कितना है 3, ये वैल्यू कितना है 1/3। एरिया की बात आई, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो एरिया हटा रहे हैं, यहां लिख रहे हैं हम पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 स्क्वायर। तो पाई पाई भी कट जाएगा। अब न्यूमेरिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो ρ1/ρ2 की वैल्यू है 3/1, L1/L2 वैल्यू 1/3, पाई से पाई कट गया, R2/R1 की वैल्यू कितनी है 2/1, ध्यान से देखना, का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, R2 की स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर है। तो यहां पर आ गया आंसर, 3 3 कट गए, और ये मिल गया हमें 2 का स्क्वायर 4, 4:1 मिल जाएगा R1/R2 की वैल्यू। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो चार लिखेंगे हम, इट डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टिविटी, एरिया एंड टेम्परेचर। तो ये जो लिखा है वहीं लिख लेना आप। विल current flow more easier through a thick wire or thin wire of same material when connected to the same source? Why? तो थिक वायर में करंट इजीली फ्लो होगा, करंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जिसमें एरिया ज्यादा रहेगा उसका कम रहेगा, दैट्स वाई वहां पर करंट ज्यादा हो जाएगा। जिनका एरिया कम उनका रेजिस्टेंस ज्यादा और करंट कम हो जाएगा, और जिनका एरिया लार्ज रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, let the resistance of an electrical component remain constant while potential difference across the end of the component decrease to half of formal former value, what change occur in the current through it। तो पोटेंशियल अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा। 12th में देखेंगे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। 12th में देखेंगे हम कि
जब करंट डिक्रीज करता है तो हीटिंग वगैरह जो है कम हो जाती है और रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर। लेकिन आपका 10th क्लास है तो यहाँ पर कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं व्हाट चेंज अकर इन द करंट। तो हमें पता है V इज इक्वल टू ये I इज इक्वल टू V बाई R। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज। और I1 डिवाइडेड बाई I2 is equal to V1 divided by V2. When voltage become half, then current also become half. ठीक है। Next, why the why are coils of electrical toaster and electrical iron made up of an alloy rather than pure metal? तो प्योर मेटल का अगर हम बना देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर। दैट्स वाई दे आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर, ठीक है ना, एलॉय। तो वही स्टेटमेंट जो है बैक करके आप देख सकते हैं, लिखा गया है वही लिखना है हमें बस, ठीक है। बिकॉज एलॉय डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है ना, ब्रेकर में लिख लेना बर्न एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट एलॉय नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर कॉइल, हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन, ऐसे लिख देंगे हम। यूज द डेटा टेबल आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग द आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन है? तो आयरन यहां पर है और मरकरी यहां पर है। तो आयरन की रेजिस्टिविटी कम है और मरकरी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी, ठीक है। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर? अब इन सब में कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वही बेस्ट मटेरियल है। तो सिल्वर बेस्ट मटेरियल है। और ये याद भी रखना है, एज अ जीके भी आपको याद में रखना है, ठीक है ना, कि सिल्वर का जो है रेजिस्टिविटी सबसे कम है, रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है। आई थिंक इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम हम्म, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। उसके बाद हीटिंग वगैरह का रहेगा। ये वीडियोस आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, शेयर कर नहीं रहे हैं आप लग रहा है, ठीक है ना, अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे सब्सक्रिप्शन काउंट तेजी से बढ़े। उससे कुछ मोटिवेट हम भी रहते हैं, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन काउंट ज़्यादा रहेगा तो रीच ज़्यादा रहेगी, ठीक है। लीव कर सकते हैं आप अभी।